वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो जैसे मैंने बोला था कि कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है टॉर्क। आज हम लोग फिर से टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो द टुडेज टॉपिक इज टॉर्क acting on a loop. Torque acting on a loop placed in uniform magnetic field. तो एक हमारा लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और इसके लिए हमको टॉर्क फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसिडर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज from left to right and there is a current carrying loop placed inside the magnetic field. Let's this to be the direction of current in the loop and let's write the name of the loop as A, B, C, D. We have to find what torque going to act in this loop. Fine. Now the strength of current flowing through the loop is I. सो वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। अगर आपको ध्यान में हो टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टॉर्क फाइंड करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला था। तो टॉर्क वाज इक्वल टू आर क्रॉस एफ दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। हियर इट इज अ लूप। तो ये टॉर्क कभी एक्ट करेगा, तो टॉर्क तभी एक्ट करेगा जब हमारा जो फोर्स है वो डिफरेंट एंगल पे एक्ट करे। मीन्स अगर इस पे फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा। ये होना चाहिए। जब ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं लगेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, तभी जाके इस पे टॉर्क एक्ट करने वाला है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्स must be equal but opposite in direction. In that case only the torque can act on the loop. So let us try to find out what are the forces acting on these loops. So I can use the Fleming's left hand rule. So let's use the Fleming's left hand rule. So if I can use the Fleming's left hand rule, in this case FBI magnetic field is towards like this, left to right, current is upward, the force is going to act in inward direction. The force acting on the arm AP is that is to be F1 and that is towards inside. अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। Let's go for this arm। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो there is no force is acting on it and so let's that F2 is equal to 0. In the case of arm CD, what force is going to act on it and that should be equal to F3. What is the direction of the force? सॉरी पहले मैंने लिख दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे है, तो फोर्स किधर रहेगा, तो बाहर की तरफ। तो इस आर्म पे अंदर की तरफ, इस आर्म पे बाहर की तरफ। इस आर्म पे देखते हैं तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है 180 डिग्री। दैट इज देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑल्सो। सो यहाँ पे भी फोर्स कितना हो जाएगा, तो F4 इक्वल टू अगेन 0। तो हमारे पास चार आर्म्स थे, चार आर्म्स पे दो आर्म्स पे फोर्स लग रहा है। ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB आर्म पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। सो लेट अस फाइंड आउट। सो F1 इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू में पढ़ते हैं BIL एंड इफ this length considered to be L and this length considered to be B, length of the rectangular loop be L and B. In that case the magnetic field is B, current is I and length of the arm is L. So the force acting on arm 1 is equal to simply BIL. ये हमारा फोर्स हो गया। इस पर फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म BC। तो BC पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट्स दिस फोर्स टू बी F2 and it's going to be 0. Force acting
on arm CD, and that's to be F3, and F3 equal to again BIL. And similarly force acting on arm DA, and that should be equal to F4, and F4 equal to 0. तो हमारे पास टोटल मिला के 3 फोर्स हुए, F2 F1, 4 फोर्स हुए, F1 F2 F3 F4. F2 और F4 0 है, there is no magnitude of it, so basically we have 2 forces, F1 and F3. What I can see that F1 and F3 are equal. F1 and F3 are equal but opposite. देख रहे हैं ना, F1 और F3 इक्वल तो है बट अपोजिट है, और क्योंकि F1 और F3 इक्वल है और अपोजिट है, F1 और F3 इक्वल है और अपोजिट है, सो व्हाट आई कैन सी दैट अ टॉर्क इज एक्ट ऑन इट, अ टॉर्क विल एक्ट ऑन इट. इस पे एक टॉर्क लगेगा, एंड what should be the torque acting on it? So the torque can be written as torque equal to magnitude of either force, दोनों फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड into perpendicular distance between the force. That the formula which we have studied this in the class 11. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया भाई? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया हमारा BIL, क्योंकि दोनों फोर्स का हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के बीच में क्या हो गया? तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा B. ठीक है, सो दैट इज द बेसिकली द टॉर्क एक्टिंग. ओके, नाउ this torque can be written as BIL cross B equal to A. ठीक है, and if we remember, so IA is called the magnetic dipole moment of the loop. Magnetic dipole moment of the loop in the previous class में मैंने बताया था, and B is B simply. So the torque acting can also be written as M क्रॉस B. यहाँ पे थीटा का 90 डिग्री है, इसलिए M इंटू बी आ रहा है, बट इट इज बेसिकली द M इंटू बी, वेयर व्हाट इज M हियर? सो M इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप. सो वी आर एबल टू फाइंड द magnetic torque acting in the loop when the torque is placed in the uniform magnetic field. And this concept that a torque is going to act when a loop is placed in a uniform magnetic field will be used. This concept will be used to find in the case of the moving coil galvanometers. तो जब भी आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग टॉर्क फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, so this is the expression for the torque when the loop is placed in a magnetic field. But see what the loop is, the two parts of the loop are parallel to the magnetic field. What is going to happen if the loop is not parallel to the magnetic field and it is making an angle of theta with the magnetic field? तो क्या होने वाला है इस केस में? तो we will see that. Let's start with that topic. ये बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए. मेन हमारा ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, हमारा एग्जाम में दूसरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूछता है. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दैट. लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक. ओके, so let's go for the next topic, and we are going to find out again that is the same topic, but here the loop is something like that. Okay, I think you are able to understand what is going on. That is the loop
which is tilted, it is not a parallel to the magnetic field. Okay, so what we can see that this loop is making an angle of theta with the magnetic field. Okay, let's the current in the loop to be I, and the magnetic field is B, which is uniform. And let's write the name of the loop again, A, B, C, D. The length of the loop is considered to be L and width considered to be B. तो सब कुछ सेम है, बट इस टाइम पे लूप क्या हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल ना होकर थोड़ा सा टिल्टेड है. इस केस में हमारा फोर्स क्या एक्ट करेगा, व्हाट शुड बी द टॉर्क, दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट अगेन. ओके, सो लेट्स go to find out the torque acting on the loop which is placed in uniform magnetic field. Okay, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नाउ. सो obviously different forces going to act on these various parts. What is the force acting on the loop? कौन सा लूप भाई? तो फोर्स एक्टिंग ऐसे लूप नहीं, ऑन द आर्म ए बी. आर्म ए बी पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? माना तो फोर्स है F1. आर्म ए बी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? तो F1 फोर्स एक्ट कर रहा था, मान लेते हैं हम लोग. जब आर्म ए बी पे F1 फोर्स एक्ट कर रहा है तो व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अगेन प्राइमरी रेफरेंस रूल यूज कर लेता हूँ, और आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ L क्रॉस B. तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऊपर की तरफ, सॉरी करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, L क्रॉस B से हमारा फोर्स किधर लग रहा है? तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर्म इज F1 and this will be acting towards inward. So the force is F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो BIL sin थीटा. ये थीटा इज 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ना, दैट शुड बी इक्वल टू BIL sin 90 anyone. ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये आर्म ए बी पे फोर्स हो गया विच इज इक्वल टू B इंटू आई इंटू एल, एंड दैट फोर्स इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन. इज इट ओके? नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए डी. no sorry, let's go for the first BC then for AD. BC पे हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं. तो डैट इज, देखिए ये हमारा था, ये BC हो गया, ये हमारा हो गया L, और B किधर? तो B हमारा, B किधर है? तो हम फाइंड करते हैं. तो फोर्स हमको इस आर्म पे निकालना है. सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट L एंड B किधर है? B ये हमारा हो गया L, और ये हो गया हमारा B, L ये हो गया B. तो मेरे को अपने हाथ को इस शेप से बेंड करना. L से किधर की तरफ? तो L इधर है, B इधर, तो L से B की तरफ. तो फोर्स किधर लग रहा है इस पर? तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर्म इज F2 एंड दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो तो फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म BC दैट शुड बी इक्वल टू F2 इक्वल टू अगेन BIL. एंगल कितना है? तो थीटा, तो साइन थीटा. दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म BC, that is equal to BIL sin theta. Let's distribute equation number 2, and that is acting in downward direction. ठीक है. Now similarly the force acting on arm CD, that is equal to F3, and that will be equal to again, that is simply BIL sin 90,
एंड दैट विल बी इक्वल टू सिंपली BIL। ये हमारा हो गया F3। ऑब्वियसली एक में ऊपर जा रहा था तो फोर्स अंदर लगा, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो इसमें फोर्स बाहर लगेगा। दैट इज सिंपली द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म F3। एंड ये किधर लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा हमारा बाहर की तरफ, दैट इज आउटवर्ड। तो हमारा 3 फोर्स निकल गया भाई, F1 निकल गया, F2 निकल गया और F3 निकल गया। अब हमको चलना है, फाइंड करना है कौन सा फोर्स, तो चौथा नंबर का फोर्स F4। ठीक, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म DA। फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म DA, that is equal to F4 and that should be equal to simply BIL sin theta। अब इस पे नीचे लगा तो इस पे किधर लगा, इस पे ऊपर लगेगा, and that is equal to force F4 and that will be acting in upward direction। तो हमारे पास F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया और F4 हो गया, सबका वैल्यू हो गया, सबका हमारा डायरेक्शन भी हो गया। नाउ व्हाट आई कैन सी दैट द फोर्स F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड एक्टिंग ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे भी एक्ट भी कर रहे हैं। Since the forces are equal and opposite and they are acting on the same line, they will cancel each other. They will cancel each other। भाई यहाँ पे भी 2 फोर्स लग रहा है, बट ये फोर्स इक्वल है और अपोजिट है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन, एक नीचे एक ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा भाई। जब ये कैंसिल कर देगा तो ये हमारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दे नॉट गोइंग टू फॉर्म ऑफ टॉर्क, ये कपल नहीं फॉर्म करेगा और टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो क्योंकि टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कैंसिल कर देगा। बट F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड their line of action is not same, their line of action is not same, hence it will produce a torque। तो ये भैया हमको टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, इक्वल अपोजिट है, तो प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। तो हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड into perpendicular distance between the force। तो ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो इसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम लोग टॉर्क फाइंड आउट कर पाएंगे। So let us go for the finding of the torque acting on the loop। ठीक है, so what is basically here, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपली भाई, क्योंकि जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली एक हमारे पास लूप था ऐसे पहले, तो ये हमारे पास 4 आर्म्स थे, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म। इस पे तो फोर्स 0 था, इस पे भी फोर्स 0 था, और टॉर्क आ गया सिंपली m क्रॉस p। बट अब ये लूप ऐसे घूम गया है, ऐसे। ठीक है, अब ये लूप ऐसे घूम गया है, तो ये लूप का ये आर्म हो गया, ये ऐसे हो गया है। ठीक है,
ये हो गया। नाउ अब एक फोर्स लग रहा है इस आर्म पे, ये लग रहा है हमारा बाहर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इस आर्म पे, ये लग रहा है अंदर की तरफ। तो ये दोनों आर्म के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये F1 है और ये F3 है, ठीक है। ये F1 है और ये F3 है, तो इसके बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये फोर्स जो इस पर इधर की तरफ लग रहा है, इस पर इधर, तो ये फोर्स पहले ये था डिस्टेंस, लेकिन अब ये डिस्टेंस ना होके अब ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। So what we know, this is the theta, this is the angle theta, this was B. We have to find this length, ठीक है। तो B से C था, इसको हम मानते हैं M, ठीक। Now I can write in triangle BCM cos theta is equal to hypotenuse which is equal to BC upon base which is equal to BM. Cos theta equal to BC by BM, ठीक। Now that will be BC, BC की वैल्यू क्या है? तो BC की वैल्यू हमारा B, और BM की वैल्यू क्या है? तो BM की वैल्यू हम BM लिख लेते हैं, क्योंकि वही हमको फाइंड करना है। तो what I get the perpendicular distance BM equal to B cos theta। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल गया? तो B cos थीटा मिल गया। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स विल बी सिंपली B cos थीटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द टॉर्क वाज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F कितना था? तो F था हमारा BIL, और R कितना था? तो R था हमारा B cos थीटा, ठीक है ना। टॉर्क इक्वल टू BIL into B cos theta, and that can be written as BIL cross B which is equal to A cos theta. The torque acting on a dipole which is placed in uniform magnetic field comes out to be BIL cos theta, ठीक है। तो in this way we can find a expression for the torque acting on the dipole which is simply BIA cos theta. Now that concept, that is whenever current is passed through the loop or torque will act on the loop, that particular concept is going to be used in case of a moving coil galvanometer, जो अभी अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। So here we can see that the torque acting on the loop depends on the area, depends on the current, depends on the magnitude of magnetic field. It also depends on the theta, that is the angle between the magnetic field and the current. So these are the factors which are going to affect the torque acting on the magnetic field, torque acting on the loop, and this very concept is going to be used in the next topic, and that topic will be started by tomorrow. And there we are going to study about the moving coil galvanometer, and how a galvanometer can be converted into a ammeter, and it can be converted into a voltmeter. These concepts will be studied tomorrow. So all these concepts going to be covered tomorrow, and that will be a very, very interesting topic for tomorrow lecture. So we will come for the tomorrow topic and start the next topic, moving coil galvanometer. That will be a very, very important topic for the examination point of view. Okay, so see you tomorrow with the next topic.